बोल न्यूज़ पर यूएस इलेक्शंस की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग कुछ स्टेट्स में ख़त्म होती जा रही है, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला नतीजा हम बोल न्यूज़ पर आप तक पहुंचा चुके हैं, जहां न्यू हैम्पशायर में 3-3 वोट्स के साथ दोनों में एक टाई हो गया है। तो अब देखना यह है कि आने वाली स्टेट्स में किसके हक में फैसला होता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी इनिशियल स्टेज पर आगे हमें नजर आते हैं या फिर कमला हैरिस की हमें पोजीशन वाज़ेह नजर आती है। फैज़ रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर साफ़ी हैं। डॉक्टर नदीम आबिद साहब, आदिल अब्बासी साहब, ज़ाहिर शाह शहरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मारूख, अब नदीम साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल नदीम साहब, मैं ये भी जानना चाह रही थी, जिस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ इशूज़ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमने रेस किए हैं। एक बड़ा नैरेटिव भी देख लें या ट्रेंड कह लें इसको, पॉपुलिज्म का। चाहे आपके पास नॉलेज है नहीं है, चाहे आप अहल हैं नहीं है, लेकिन अगर आप यूथ में पॉपुलर हैं, अगर आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप अपनी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला सकते हैं इंटरैक्ट करते हुए, तो आप बहुत ज़्यादा हिट हैं, बहुत सुपर हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जजमेंटल होते हैं। प्लस ये कि फिर वो आपको वोट करना भी चाहते हैं। यही हाल हमारे पाकिस्तान का भी है, अगर हम पाकिस्तान की सियासत की एग्जांपल ले लें। सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रंप पर कितना ज़्यादा बिलीव करती है जो वहाँ की यूथ है, क्योंकि यूथ भी एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर है, उसको भी हम नहीं निगलेक्ट कर सकते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़े से फिगर आपको बड़े इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं। Sure. जो अर्ली वोटिंग हुई है कल तक, यानी परसों तक, जो 3 तारीख तक, वो तकरीबन 80 लाख 8 करोड़ के करीब वोटिंग हुई है, अर्ली वोटिंग। उसमें सिर्फ 11% यूथ ने वोट दिया है, ओनली 11%। और उसमें जो मैक्सिमम वोट आए हैं वो 54 ईयर से अबव एज के लोगों के हैं, विच इज अराउंड 60, मोर देन 65%। और उसके अलावा और भी जो वाइट अमेरिकन हैं, वो तकरीबन 90% लोगों ने वोट दिया है, वो वाइट अमेरिकन। सो दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा ख्याल था कि इस दफा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो बड़े एंथुजियास्टिकली उसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं भी जिस वक्त अपने पोलिंग स्टेशन पे आज वोट देने के लिए गया हूँ, वहां पे मुझे सिवाय एक यंग वोटर के मुझे कोई वोटर यंग नजर नहीं आया। और उसकी वजह भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि ये जो फलस्तीन की जंग में जो यूथ है, सिर्फ मुस्लिम यूथ नहीं, अमेरिकन यूथ ने भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में इस वॉर के खिलाफ, फलस्तीनियों के जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अब प्रॉब्लम उसमें ये हुई है, जो मेरी राय में, कि चूंकि अमेरिका में नेशनल लेवल पे कोई मुस्लिम लीडरशिप एक्टिव नहीं है। कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स में हैं, उसमें यूएस कांग्रेस में भी 2 मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिकल लीडरशिप कोई नहीं है नेशनल लेवल पे। तो वो जो यंग वोटर्स हैं, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला, उनको कोई गाइड करने वाला, उनको कोई मोबिलाइज करने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं। सो प्रोबेबली जो यंग वोटर्स हैं वो इतने एक्टिव मुझे नजर नहीं आए, इसलिए कि शायद वो डिसएंगेज हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं इलेक्शन की वजह से। लेकिन आपका पॉइंट 100% वैलिड है कि ये पॉपुलरिज्म जो है, ये इलेक्शंस का फैसला कर रहा है। इट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी हुआ है और अमेरिका में भी ये हो रहा है। इसलिए कि पार्टी में भी देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब के अलावा मौजूद थे, लेकिन किसी को इतनी तौफीक या हिम्मत नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई प्राइमरी में खड़ा हो सके या जीत भी सके। सो यू आर डेफिनेटली राइट। डॉक्टर नदीम साहब, आपने यंग वोटर्स की कम तादाद का जिक्र किया, तो मैं इस हवाले से एक सवाल करना चाहता हूं कि 1788 में पहली दफ़ा अमेरिका में सदारती इंतखाब हुआ। आज तक हम देखते आए तो प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, हमेशा से डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स रहे। तो क्या ये 2 पार्टी सिस्टम्स का मौजूद रहना, इज इट वन ऑफ द रीजंस के व्हाई अमेरिकन्स आर नाउ डिसअपॉइंटेड या नाला हैं अपने सिस्टम से? जी, पहले तो मैं ऑनेस्टली आपको माजरत करना चाहूंगा, मैं 1788 में नहीं था। तो उस इलेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आज के इलेक्शन में आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक तो चूंकि दोनों पार्टीज का जो प्रो इसराइल उनका स्टैंड था, उसकी वजह से भी मैं समझता हूं कि जो यंग वोटर्स हैं वो डिसएंगेज हो गए हैं, डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ग्रीन पार्टी, इसको इस दफा थोड़ी सी बूस्ट अगर मिलती है तो ये ग्रेजुअली ये
अमेरिका में ये 2 पार्टी सिस्टम का ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और इसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आनी चाहिए। लेकिन इस इलेक्शन में मैं समझता हूं कि जो मेरी राय है, जो यंग वोटर्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हुए, हालांकि मेरी जाती राय में होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ जो उनको ट्रीटमेंट मिला है लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, जो यंग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में जो टॉर्चर किया गया है, तो वो प्रोबेबली वो थोड़े से डिसअपॉइंट है, डिसहार्ट होके इलेक्शन से वो थोड़े से मुंह मोड़ चुके हैं। हालांकि उनको ज्यादा इफेक्टिवली इनको एंगेज होना चाहिए था इलेक्शन में, ठीक है, टू मेक अ डिफरेंस इन द इलेक्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आबिद साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। अब ये जो ग्रीन पार्टी का एक रोल है या इफेक्ट है, सब पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर फैज़ रहमान साहब की तरफ भी हम जाएंगे। ये कितना डेंट पहुंचा सकती है और किसके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है, किसके लिए नुकसानदेह हो सकती है? रिपब्लिकन के वोट्स को ये कट करेगी या फिर डेमोक्रेट्स को इसका ज़्यादा नुकसान होगा? जी जाहिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं जब तक अगर जाहिर साहब नहीं आ रहे तो एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सामने रखते हैं, फिर जाहिर साहब को भी डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इसके बारे में ज़रा अपने नाजरीन को बताते हैं कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो 93 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं इसके अंदर टोटल, और जो मैजिक नंबर है 270 का, ये उसमें बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। मैं ज़रा कुछ आपको पास्ट, जिस तरह अभी मुइज़ ने सवाल किया, वैसे मुइज़ ने एक लिहाज से हिस्ट्री ही का सवाल था वो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पैदा ना हुए हों तो उससे पहले हिस्ट्री बनी नहीं होती। यकीनी तौर पर हम किताबों के ज़रिए या तारीख के स्टूडेंट के तौर पे समझते भी हैं और देखते भी हैं। तो हमारे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि वहाँ पर भी 2 पार्टी सिस्टम जो है वो चले जा रहा है, वहाँ पर रिप्लेसमेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले तारीख नहीं थी, और तारीख को ऑब्वियसली हमें सबको देखना पड़ता है। लेकिन मैं ज़रा इसी पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहता हूँ कि जो 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के, तो 2000 में डेमोक्रेट थे 50.6% पे, 2004 में डेमोक्रेट थे 50.9% पे, 2008 में डेमोक्रेट थे 54.5% पे, 2012 में डेमोक्रेट थे 52% पे, और 2016 में रिपब्लिकन 48.2% पे, और 2020 में डेमोक्रेट 50% पे थे। तो ये जो 19 इलेक्टोरल वोट्स थे पेंसिल्वेनिया के, वो मैंने आपको बताएं। अब ज़रा दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट है विस्कॉन्सिन, जिसमें 2000 में डेमोक्रेट 47.8% थे, 2004 में डेमोक्रेट 49.7% थे, 2008 में डेमोक्रेट 56.2% थे, 2012 में डेमोक्रेट 52.8 थे, 2016 में रिपब्लिकन 47.2 थे, और 2020 में डेमोक्रेट थे 59.5%। तो डेमोक्रेट जो थे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे। सो ये बड़ा डिसाइसिव, और मिशिगन के भी मैं ज़रा फिगर आपके सामने रख दूँ, जिसमें 2000 में डेमोक्रेट थे 51%, 2004 में 51.2%, 2008 में 57.4%, 2012 में डेमोक्रेट 54.2%, और 2016 में 47.5%। रिपब्लिकन फर्स्ट टाइम 2016 में, जब 2020 में 50.6% थे। तो जो मैजिक नंबर पूरा होना था वो इसके जरिए होना था। जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद है? जी जी बिल्कुल आ गए कनेक्टेड। आप सवाल ठीक है, तो जाहिर साहब ये ग्रीन पार्टी का जो इस वक्त रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि एक तारीख है अमेरिकन इलेक्शंस की, 2 पार्टी इलेक्शन सिस्टम, अभी ये नई पार्टी आई है, अभी शायद बहुत ज़्यादा इसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो, कोई डेंट ये ना डाल सके, लेकिन कुछ वोट तो बहरहाल ये किसी के ख़राब कर सकती है। उसका नुकसान किसको होने जा रहा है इस इलेक्शन में? देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर जैसे कि आपने ये स्विंग स्टेट्स की बात की, अगर आप ट्रंप और हेनरी के इलेक्शन को देखें तो उस दफ़ा अगर आप देखें तो वहाँ 44 इलेक्टोरल वोट सिर्फ आपके मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के थे। और उसमें अगर ओवरऑल वोट पोल हुआ जो था ग्रीन पार्टी जिल्स्टिन को, आपको याद हो तो वो तकरीबन 1,32,000 वोट उन्होंने दिए थे, और हेनरी जो है वो 77,000 वोट ले सकी। तो वो तकरीबन 44 इलेक्टोरल जो कॉलेज के वोट थे वो मिले ट्रंप साहब को, तो वो जीत गए। इस दफ़ा देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो जेल की इस वक्त जो पॉलिसी है, बेसिकली अगर ओवरऑल गजा और इसराइल के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट था और जो उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में वो बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर वो इस दफ़ा भी इतने वोट लेती हैं तो एक बड़ा इफेक्ट होगा इन स्टेट्स के अंदर, और खासतौर पर आपके जो पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, इसके अंदर ये इफेक्ट जरूर आएगा। जाहिर साहब जो दीगर फैक्टर्स हैं, वुमेन कार्ड है या जो यूथ के वोट्स का फैक्टर है, वो कितना इसमें एक अप्लाई हो सकता है, वो कितना अपना रोल प्ले कर सकता है?
देखिए, अगर आप जैसे कि मनोहर साहब ने कहा कि जो अर्ली इलेक्टोरल जो वोटिंग हुई है उसके अंदर 11% तकरीबन यंगस्टर्स ने वोट डाले, और वो उसकी बड़ी वजह ये है कि गजा वार के बाद जाहिर बात है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, जो जेनोसाइड हुआ ज़ायनिस्ट स्टेट्स के अंदर, जो ज़ायनिस्ट लॉबी ने किया कत्लेआम मुसलमान बच्चों का, तो उसके बाद था जाहिर बात है अगर वो वोट पड़ता है तो फिर तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखें, मेरे ख्याल में जो अमेरिकन इसराइल जो कमेटी है वो बड़ा इफेक्ट करती है ओवरऑल सिचुएशन के उधर। ट्रंप को या कैमला हैरिस की जो पॉलिसी है वो टूवर्ड्स इसराइल इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जरा सा थोड़ी माइल्ड होगी, दूसरों की जो है वो जरा हार्ड होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर वोट पड़ेगा जो एंटी गजा सेंटीमेंट्स के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और स्विंग स्टेट्स के अंदर अगर ये यंग वोटर वोट डालता है और वो अगर ग्रीन पार्टी को जाता है तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा जो कैमला हैरिस है और वो एज करेगा ट्रंप को। तो मेरे ख्याल में अगर चलो इस पर जो ग्राउंड रियलिटी है, चूंकि फैज रहमान साहब बड़ी करीब से चीज़ों को देख रहे हैं, तो जरा उनकी तरफ चलते हैं। फैज साहब से आप जरा। फैज रहमान साहब, आप चूंकि आप वॉशिंगटन से ही हमारे साथ मौजूद हैं तो इसका मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आते हैं वॉशिंगटन के हवाले से बड़े क्लियर कट और बड़े अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, दूसरा मतलब उसका होता है वॉशिंगटन, वो वॉशिंगटन को इस तरह से ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ डीप स्टेट से उनको कितना खतरा है, वो डीप स्टेट की हमेशा बात क्यों करते हैं, इन दोनों के हवाले से जरा अपना कॉमेंट कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक आउटसाइडर हैं, यानी जो दोनों पार्टीज़ में जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है ये उससे बाहर तशरीफ़ लाए हैं, और आते के साथ ही इन्होंने दखन रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से पूरा टेक ओवर किया है अपने रैट्रिक की वजह से और उन्हीं बातों की वजह से जो जिसका भी आपने जिक्र किया। इसमें देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं यहाँ पर, बहुत से, एक तो आपने जो एक एक्सप्रेशन सुनी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ ये तो यूट्यूब वगैरह भी, सोशल मीडिया अभी शुरू हुआ है, इससे कई साल पहले, कई बरसों पहले से यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मीडिया भी एग्जिस्ट करता है, और इसका बाकायदा ये नाम है अल्टरनेटिव मीडिया। तो जिसमें के जो साजिशी नज़रियात हैं, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं। और ये कहा जाता है, मिसाल के तौर पर आज तक जो ट्रंप के कई चाहने वाले, कई मीडिया, न्यूज़ मैक्स जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने 9/11 पे जो वाक़यात हुए थे उसको आज तक वो इनसाइड जॉब समझते हैं। ये ट्रंप के चाहने वालों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्कूल में शूटिंग्स होती हैं, इसको ये जो जिसमें बच्चे, कई मासूम बच्चे 25-25, 50-50, इन सम केसेस इवन 100 के करीब बच्चे मारे गए हैं स्कूलों में। तो वो ये कहते हैं कि ये भी एक डीप स्टेट की साजिश है, और ये एक मतलब ये एक्चुअल हुए ही नहीं है वाक़यात, बल्कि ये इसे दिखाया जाता है ऐसे मीडिया में। तो ये वो लोग हैं जो ट्रंप के हामी हैं। तो ट्रंप ने जब बात की, और इनकी बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में मौजूद है, तो जब ये ट्रंप बात करते हैं तो एक तो ये कि ज़ाहिर है चूँकि एक बहुत ही ब्लंट किस्म के आदमी हैं, इनकी शख्सियत है बहुत ही क्रूड, जो चाहे दिल में जो आता है वो कह देते हैं। तो इनकी जो फार्मूलेशन और आर्टिकुलेशन, और फिर जो इनका माचोइज़म है, जिस तरह से अपनी हर हाल में अपने आप को बेहतर और बेस्ट साबित करना, तो उसने यहाँ की जो एक लेबर क्लास, जो ब्लू कॉलर जो वाइट कम्युनिटीज़ हैं, उनको बड़ा अपील किया है। और ये वो वाइट कम्युनिटीज़ हैं जो ओवर द ईयर्स ये समझते हैं कि शायद बाहर से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे जॉब्स को हथिया रहे हैं, हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये एक इनका टिपिकल एक रैट्रिक और टिपिकल एक नैरेटिव है। अच्छा, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इतना अपीलिंग एक नैरेटिव है, और इतना एक अपीलिंग उसकी इतनी अपील है एक जनरल मैसेज में कि कई लोग इनके साथ हो गए। और आज आपने देखा कि इस वक्त तक हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन उम्मीदवार इस वक्त जीतेगा। इन्हें ऑलमोस्ट पूरी कौम। सब जरा ये बताइए, आदिल अब्बासी है, मुझे जरा ये बताइएगा कि ये इलेक्शन जो है इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, पोल्स आ गए, सर्वे हो गए। मुझे बताएं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि दो जो कैंडिडेट्स हैं इनमें अगर कैमला हैरिस बनती हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है, या फिर ट्रंप के आने से जो है वो डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है? और क्या जो फियर फैक्टर इस वक्त है अमेरिका के अंदर, वो क्या आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्द दिखेगा, या फिर लिटिगेशंस के बाद दिखेगा, या सोशल मीडिया कैंपेन्स में एलिगेशंस के बाद दिखेगा? इसको आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं?
थैंक यू आदिल, इट्स अ ग्रेट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, इट्स नॉट वन क्वेश्चन। आपने कई चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से इसने आर्टिकुलेट किया। देखिए पहली बात तो ये कि अगर दोनों में से कोई एक आता है तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? ये एक फेयर मॉन्ग, जिसका आपने जिक्र किया अपने सवाल में, एक फेयर मॉन्गरिंग है कि डेमोक्रेसी खतरे में। आखिर ट्रम्प 4 साल रह के गए हैं ना, कौन सी डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो गई? अभी भी वही इलेक्शंस हो रहे हैं, वही कांग्रेस चल रही है, वही सेनेट है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाइट हाउस वगैरह सब सलामत है। तो ये अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी सुपर पावर और तवील अरसे से सुपर पावर चली आ रही। मैं नहीं समझता कि तारीख़ इंसानी में कोई मुल्क इतना पावरफुल रहा हो और इतने अरसे तक कंसिस्टेंसी के साथ पावरफुल रहा हो कि पूरी दुनिया पे वो बेसिकली दे कॉल द शॉट्स। तो इसके इदारे इतने मजबूत हैं, ये इसके खूंटे इतने मजबूती से गाड़े हुए हैं इनके फाउंडर्स ने, और यहाँ पर जो इदारे इस्टेब्लिश हुए हैं और इतने पढ़े लिखे लोग, इतने मजबूत लोग हर इदारे में मौजूद हैं कि इसका कोई आसानी से कोई मतलब इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये दोनों तरफ से ये सिर्फ एक फेयर मॉन्गरिंग की बात है। अगर कमला हैरिस साहबा ये कहती हैं कि ट्रम्प के आने से डेमोक्रेसी, वो 4 साल रहेंगे, 4 साल यकीनन एक ऐसे शख्स रहेंगे जो अपनी पर्सनालिटी की वजह से कि ही विल बी वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट। अच्छा, उनको दूसरा जो फ़ायदा होगा, आदिल आपके सवाल की तरफ मैं दोबारा उसकी तरफ ही जा रहा हूँ, कि अगर वो जीतते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो दोनों भी उनके साथ होने का इम्कान है। हाउस तो इस वक्त उनके साथ है ही है, यानी जो जहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस बैठते हैं वो उनके साथ है। सेनेट में सिर्फ 1 सीट की कमी है। इस वक्त तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जो डेमोक्रेट्स लूज कर सकते हैं और वो रिपब्लिकन बन जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि एक इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पास व्हाइट हाउस भी हो, सेनेट भी हो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, और ज़ाहिर है जो थिंक टैंक्स, मीडिया वगैरह सब मिला के जो यहाँ के पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं वो सब इनके साथ होंगे। तो ये बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फैसले। जी साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं बस आपकी बात से ही आगे आपसे ये सवाल पूछना चाहती थी। सो वी ऑलरेडी नो दैट ट्रम्प इज़ क्वाइट पावरफुल, बट वी ऑल्सो नो कि अब उनके साथ और मज़ीद पावरफुल लोग भी जुड़ रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क, जिन्होंने वादा किया था कि वो पेंसिल्वेनिया में हर महीने $1 मिलियन का इनाम देंगे एक रिपब्लिकन रजिस्टर्ड वोटर को। और अब उनके ऊपर लिटरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है इलेक्शन इंटरफेरेंस के हवाले से। उन्होंने अब ट्विटर पे एक इदारा भी बनाया है इलेक्शन इंटेग्रिटी का, कि ट्विटर अब या एक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अमेरिकन इलेक्शन की इंटेग्रिटी को गेज करने के लिए। इसके साथ साथ वो सबसे बड़े डोनर हैं इस वक्त रिपब्लिकन कैंपेन के, और जो उन्होंने 58 से ज़्यादा रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई एंटी इमिग्रेशन मिस इन्फॉर्मेशन को रिपीट भी किया है। तो इस तमाम लैंडस्केप को देखते हुए आपको अभी भी नहीं लग रहा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी को किसी किस्म का ख़तरा है या वो एक्टिव इंटरफेरेंस का शिकार है? इनफैक्ट यहाँ तो अभी काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं रिपब्लिकन की और डोनाल्ड ट्रंप की कि हम तैयार हैं कि अगर इलेक्शन हारे तो उसके बाद क्या होगा। 400 से ज़्यादा लॉयर्स डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प कर रहे हैं उस पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, डू यू स्टिल थिंक कि डेमोक्रेट्स के हाथ में डेमोक्रेसी की कोई ना कोई साख अभी तक मौजूद है? बिल्कुल सही। देखिए, अच्छा पॉइंट है आपका, और इसको मैं थोड़े से एक हिस्सों में इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, जहाँ तक इलॉन मस्क का ताल्लुक है, एक बड़ी नामाकूल सी शख्सियत है वो और कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्होंने अगर आप इस वक्त मैं अगर ट्विटर जब खोलता हूँ एक्स, तो भरा हुआ है सारे ट्रम्प्स के और उनके मैसेजेस से। हालांकि मैंने किसी को चीज़ को फॉलो नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वो पूरा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं प्रोपेगेंडा की। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं आपको मालूम है, वो साउथ अफ्रीकन हैं, और वहाँ उस वक्त वहाँ वो पैदा हुए जब वो अपार्थाइड यानी जो नस्ल परस्त हुकूमत थी गोरों की, तो वो एक गोरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, नस्ल परस्ताना उनका एक बैकग्राउंड है। और वो जो यहाँ पर ट्रम्प की जो हेल्प कर रहे हैं या उनको चाहते हैं, तो उसकी 2 वजूहात हैं मेन। वो ये समझते हैं कि अमेरिका गोरों के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि गोरों की जो शरह आबादी है या शरह नमूद है या बच्चे पैदा करने की जो शरह है वो कम से कम होती जा रही है। इमिग्रेंट्स बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा 10, 15, 20 साल बाद कि गोरे यहाँ माइनॉरिटी में हो जाएंगे। और यही इसकी बेस है, जो अंडरकरंट, जो अंडरलाइंग फैक्टर है ट्रम्प की कैंपेन का, वो यही है कि ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा एंड द गोराज विल बी रिप्लेस्ड बाय द अदर्स। स्पेशली जूस के बारे में जो नफरत है अमेरिका में, स्पेशली जो रेड नेक्स हैं या जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो यही है कि वो समझते हैं कि वो इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, कोट एंड कोट। अच्छा, अब आप आइए इस बात पर कि क्या डेमोक्रेसी को खतरा है। देखिए, 4 साल
आज फैसला हो जाता है और ये कल का नतीजा आ जाता है या आने वाले दिनों में नतीजा कि ट्रंप जीत गए, ठीक है, वो उनको ज़रूर, यानी मुझे यकीन है कि कमला हारिस उनको एक क्रेडिसी कॉल करेंगी, जो कि यहाँ की ट्रेडिशन है कि हारने वाला जीतने वाले को कॉल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस, और मेरी दुआएं और मेरी सपोर्ट आपके साथ है। हम अमेरिकन हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाने की हमसे टिपिकल एक कॉल होती है। तो आई एम श्योर कि कमला विल कॉल हिम एंड कंसीड। अच्छा, एक पॉइंट कंप्लीट करूं, थोड़ा सा थॉट, तो उसमें सिर्फ ये है कि देखिए 4 साल के लिए होंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा रिगार्डलेस कुछ भी जीते। तो वो एक डेमोक्रेसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, ये होगा जरूर कि ये पावरफुल प्रेसिडेंट होंगे और आप इसमें बहुत ही अथॉरिटेरियन फैसले भी देखेंगे, आप इसमें एक मखसूस एक बेंड देखेंगे, मामलात का हालात बिगड़ेंगे हमारी जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। लेकिन डेमोक्रेसी को ऐसा खतरा नहीं है कि यहाँ पर फौज आ जाएगी या यहाँ बादशाहत डिक्लेयर कर दी जाएगी, यानी किस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा होगा। मैं जरा फैसला इसको, क्योंकि उस वक्त भी क्योंकि सवाल दूसरा हो गया था, और बिल्कुल आप, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं अमेरिका में पिछले एक डेकेड के अंदर जिससे पता चलता है जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। बिकॉज एक तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो पावर में आ जाएंगे तो एक पावरफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर रहेंगे, लेकिन सिस्टम की रेजिस्टेंस की भी उनको रीज़न ये है कि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, और अगर उन्हें पॉपुलिस्ट कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देते हैं और प्रैक्टिकली वो चीज़ें डूएबल शायद नहीं होती। लेकिन चूंकि वोटर्स का जो डोपामीन है वो इतना हाई हो चुका है कि आप उनको अब उससे अगली बात बताएंगे तो वो कन्विंस होंगे। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, जब बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त अमेरिका के, उनके बेटे यूक्रेन में एनर्जी कंपनी के बोर्ड में काम करते थे, उनको बाकायदा प्रेशराइज किया गया प्रेसिडेंट को यूक्रेन के कि आप इनको एक मामले में चार्ज करें। इसी तरीके से जब फाइल्स उठा के जो प्रेसिडेंट ले जाएं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि कैपिटल हिल के ऊपर किसी प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स चढ़ाई कर दें, ये कभी हुआ नहीं। और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। मसलन मैं कुछ और चीज़ें भी आपके सामने एग्जांपल के तौर पर रखना चाहता हूं कि जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायती मीडिया को भी नहीं मानता, ठीक है, मीडिया की अलाइनमेंट हो सकती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में मीडिया के पोल ओपिनियन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये स्पेस होती है कि मीडिया को एक इंडिपेंडेंट पिलर के तौर पर लिया जाता है। सो वो उसको भी नहीं मानते। फिर पैरेलल सोशल मीडिया जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे उनका इन्फ्लुएंस है। अब तो उन्होंने ट्विटर के एलॉन मस्क की उनका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड उनका जेफ बेजोस है। तो इसलिए जो सॉरी उनका अपना भी प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप सोशल के नाम से। तो इसलिए वो एक रिवायती पॉलिटिशियन ना होने की बुनियाद पर जब ये कहते हैं कि मैं रिजल्ट्स भी नहीं मानूंगा क्योंकि प्री पोल रिगिंग हो रही है, और ऐसा होता रहा है माजी में कि ट्रंप जो है वो स्टेट को, अमेरिकन डीप स्टेट को जो है वो टफ टाइम देते रहे, और अभी भी कि वो ये कहते हैं कि जो टाइम एक्सटेंड हो रहा है वोटिंग का, और जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हुई हैं, आर्म्ड हैं, ये सब इंडिकेशन है। सो हमने अमेरिकन डेमोक्रेसी में जिसको बड़ा वैल्यू किया जाता था, जिस तरह यू राइटली सेड दैट कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में और खुद हार्वर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है इस पर लिखा जा रहा है कि अमेरिकन गेट कीपर्स वीक हो गए, इसलिए ट्रंप जैसे कैंडिडेट जो है वो आए हैं, जो सेलिब्रिटी के तौर पर आए, और उसके बाद अब तो वो खैर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। सो दिस वाज माय पॉइंट, लेकिन बट आई रिस्पेक्ट योर व्यू आल्सो बिकॉज आपने भी उसको सही बात है, आपकी दुरुस्त बात है, थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप देखिए, जब हम एक बात करते हैं ना कि अमेरिकन डेमोक्रेसी खतरे में, तो उसको क्वांटिफाई करें, यानी हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उसकी शक्ल, उस खतरे की शक्ल क्या है, यानी आप उसके क्या नताइज, क्या सर मैं उसकी एग्जांपल आपको दे, इफ यू अलाउ मी टू, मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अगर अभी इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त हम अमेरिकन मीडिया को भी एक तरफ कर दें, पूरी दुनिया का जो मीडिया इस वक्त वाशिंगटन डीसी को रिपोर्ट कर रहा है। हम अपने मुल्क में तो बड़ी बात करते हैं कि जी ये हमने कंटेनर लगा दिए, ये रास्ता बंद कर दिया, डी चौक बंद हो गया। इस वक्त वाशिंगटन डीसी या व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल या इनको इस तरीके से कॉर्डन किया गया है, फेंसिंग की गई है
कि वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो उनके सपोर्टर्स कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे वहां खड़े होके, उनके सपोर्टर्स चढ़ाई कर देंगे इन इदारों के ऊपर या इन। लेकिन आदिल मेरी सिर्फ बात जो कहने की मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इन तमाम बातों से आपको डेमोक्रेसी खतरे में कहाँ नजर आती है? सर ऑब्वियसली पेरिस के राइट्स आपको नहीं मालूम क्या हुआ था, कैसे हुए थे? लंदन में क्या होता है, डेमोक्रेसी है जो कि मदर डेमोक्रेसी कहलाती है, मदर पार्लियामेंट कहलाती है। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि जब हम एक स्टेटमेंट दें कि डेमोक्रेसी खतरे में है अमेरिकन, जो कि मेरे नजदीक उससे मुराद सर कोई ये नहीं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन जो उनकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही हैं, इससे मुराद मेरी है। कोई शक नहीं है, कमजोर जरूर होगी, और डेमोक्रेसी जब कमजोर होती है तो फिर खतरे में जाना शुरू हो जाता है। अमेरिका जैसे मुल्क को तो वक्त लगेगा, लेकिन डेमोक्रेसी अगर वीक होती है तो फिर आप भी जानते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म का रास्ता। और आपने जैसे यूके की मिसाल दी, अभी यूके में जब राइट्स में मैं यूके में ही था, वहां पर बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने पेरिस का हवाला दिया, बिल्कुल ठीक कहा। जेन्युइनली वहां पर भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत चैलेंज खड़े हो गए हैं। और अगर आप यूरोप में भी देखें तो जो पॉलिटिशियन बहुत हार्श, बहुत स्ट्रांग स्टांस लेता है और रियलिटी से हट के बातें करता है, वोटर सपोर्टर उसके साथ अलाइन हो जाता है और उसके साथ जो है वो खड़ा हो जाता है, और जब वो पावर में आता है तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। और ये डिलेमा इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया का है। जी ऑब्वियसली पाकिस्तान तो जाहिर है। अब जैसे यूरोप की बात आई है तो आप देखें ना, वहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स रिवाइव की है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, अगर हम यूरोप की बात करें। नहीं तो इन तमाम मेरी बात से देखिए, आप लोग जो है बहुत सही बातें कर रहे हैं तमाम पॉइंट से। मुझे ये बताइए कि इन तमाम बातों से ये नतीजा कहाँ निकलता है कि वहाँ कोई और इख्तिदार संभाल लेगा और दोबारा मोनार्कीज रिवाइव हो जाएंगे। I totally agree with you. You made your point. मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि कम बेशी तो देखिए, कमी बेशी तो रह देगी। जैसे पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आ गई, कभी हम ये कहते हैं पाकिस्तान में आज एज वी स्पीक ये खतरा है कि डेमोक्रेसी खतरे में। बिल्कुल एक मैं फैक्चुअल उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं ट्रम्प की पॉलिटिक्स की वजह से और ओवरऑल सिचुएशन की वजह से। सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। आप जस्ट गिव मी अ मिनट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए इसमें एक मसला ये है कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है वो एक एग्जाम्पल थी, एक प्रेसिडेंट सेट करता था ना अमेरिका या यूके की आप जमहूरियत की बात करते हैं। जब आप इतने बड़े मुल्क जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेस हो, जिसकी इतनी पुरानी इंस्टीट्यूशंस हो, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग नॉर्म, तो अगर उसकी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो गई हैं और एक सेलिब्रिटी कम पॉलिटिशियन अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को बाईपास करके धक्का देना शुरू कर दिया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमजोर ममालिक का क्या हाल होगा डेमोक्रेसी का। तो ओवरऑल दुनिया जो है ये थम्स अप दे भी रहे थे आपको कि ये अब इनको ये फाइनली थम्स अप एक प्रोसेस का जरूर आगाज हो गया। थम्स अप आई वाज सेइंग दैट एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो कि एक्सट्रीम तक जाने में वक्त लगा है। उसकी एक वजह है, देखिए यही तो मसला है कि जो स्ट्रॉन्ग जो आयरन मैन है अराउंड द वर्ल्ड वो कमबख्त अमेरिकन डेमोक्रेसी की कमजोरी को इस्तेमाल करते हैं और अपने पास डेमोक्रेसी को मतलब खत्म कर देते हैं। बाकायदा अफ्रीकन ममालिक में देख लीजिए आप, सर हुजूर, लेकिन उसमें अमेरिकन आशीर्वाद भी शामिल होता है। लेकिन अमेरिकन डेमोक्रेसी अफ्रीका के मामला देख लेना, अमेरिका पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को डीरेल करता था। आज अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी डीरेल ना सही लेकिन क्राइसिस में आ गई। नहीं देखिए ये अल्फाज बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं आदिल, चूंकि आप एक जिम्मेदार एंकर हैं। अब मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अल्फाज को जरा ये देखना चाहिए कि वो लिंक किससे करते हैं। देखिए डीरेल होने का, मुझे ये बताइए कि डेमोक्रेसी डीरेल हो गई, आज ट्रेन उतर गई पटरी से, तो उसकी क्या शक्ल होगी? मुझे बताइए क्या शक्ल होगी? क्या कोई जनरल आ जाएगा या ये मुल्क टूट जाएगा? मैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये कह रहा हूं कि अमेरिकन मैं फैसला ये अर्ज कर रहा था कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में है और वो बहुत ऑब्वियस है और अमेरिकन इस पे हेजिटेट भी नहीं होते कि हमारा इन्फ्लुएंस है। जाहिर है वो ओपनली तो कोई भी बात नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकन पूरी दुनिया में जहां जहां उनकी फुटिंग है वो वहां पर अपनी प्रेजेंस तो दिखाते हैं और वो जिस कंट्री का जो सिस्टम होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब एवर सिंस हाँ, तो वो लोग जो है ना वो लोग फायदा उठाएंगे अमेरिकन डेमोक्रेसी की कमजोरी से, लेकिन अमेरिका मैंने नहीं कहा कि डीरेल करा रही। आई थिंक खुरम शहजाद साहब के पास चलते हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर चूंकि एग्रीमेंट हो गया आदिल साहब को तो मैंने तो अर्ज की ना कि मैं बिल्कुल फैज साहब भी यही बात कह रहे हैं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी वीक हो रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं। बट ही गिव यू अ थम्स अप, इट्स मीन कि उन्होंने एडमिट कर लिया यू आर राइट। अभी स्टार्ट हुआ है जिसको अभी अपनी एक्सट्रीम तक जाने और दुनिया में अमेरिकन जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उन्होंने आपको डबल थम्स अप दे दिया।
आदिल साहब, उन्होंने आप खुरम अब मुइज़ आप बहुत देर से चूंकि सवाल करना चाह रहे थे, खुरम शहजाद साहब से अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो। अच्छा खुरम शहजाद साहब, मैं जो है अमेरिका के जो उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बेसिकली दे आर स्टिल वन ऑफ द हेडेक्स दैट वाशिंगटन हैज़ टुडे। आपको याद होगा 2016 से लेकर 2020 तक के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप अपने जो उनकी डीप स्टेट थे उसकी इतने ज़्यादा वो मतलब तनकीद नहीं कर रहे थे जितनी आज करें, लेकिन उसी असना में आपको याद होगा उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को रातों रात सैक कर दिया। एंड दैट एक्चुअली ऐसा लगता था कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी में एक सर्कस आ गया है। नाउ टुडे वो डीप स्टेट को ओबलेरेट करने की बात करते हैं ऐसे टाइम पर जब अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है और मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से क्या आगे मतलब क्या किस तरह के मामलात रह सकते हैं? जी, ये आपने बड़ा एक अहम जो मौजू है उसकी तरफ इंडिकेशन दिया है, इशारा दिया है कि जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है डीप स्टेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप उसको कैसे लेके चलेंगे। अपने दौरा इक़्तिदार में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उन्होंने पंगा लिया, उन्होंने उनकी जो दूसरी शाखें हैं FBI और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके साथ उन्होंने पंगा लिया। इसके अलावा जो सिविल सर्विस से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोग जा रहे हैं जैसे IRS है और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने पंगा लिया। तो जो डीप स्टेट की मुख्तलिफ शाखें हैं उन्होंने बराह रास्त उससे पंगा लिया। अब मामला आ गया कि यहाँ पे इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल जो रेस है इसमें अगर वो जीत जाते हैं तो उसको किस तरह से वो हैंडल करेंगे। पहली बात तो उन्होंने अपनी कैंपेन में, अगरचे ये कैंपेन की सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन कैंपेन में उन्होंने वादे तौर पे कह दिया कि उनकी सीधी जंग होगी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ। जो महकमा इंसाफ के मुख्तलिफ शाखें हैं उनके साथ वो डायरेक्ट वॉर में होंगे। उसमें जो पुलिस का मामला है या वेटरन्स का मामला है या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस FBI के जो सीनियर जो उनका विंग है उसका मामला है, उस लिहाज से जो उनकी जो लीडरशिप है उसमें तो काफ़ी तशवीश पाई जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने इस सारी कैंपेन में वो एक चीज़ के ऊपर वो स्टिक रहे हैं कि दे विल कम इनटू द पावर और दे विल मेक श्योर कि ये सारा सिस्टम क्लीन अप हो। तो उन्होंने तो ये बात कर दी। उसी पर्सपेक्टिव में अमेरिका यहाँ पे वाशिंगटन में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर इलेक्शन सेट हुआ है FBI की तरफ से, जो पूरे यहाँ पे 80 जो एहलकार हैं एक वक्त में ड्यूटी देंगे और वो जब तक ये सारा कंक्लूड नहीं हो जाता इलेक्शन, वो सारे अमेरिका की वो मॉनिटरिंग। खुरम साहब, ये अप्रोच या स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी या फिर अगर वो नहीं जीत पाते तो ये फिर उस वक्त ये वो अप्लाई करेंगे? फैज साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी खुरम साहब, देखिए, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं पावर में तो देन इट इज़ टोटली डिफरेंट सिनेरियो कि वो नेक ऑन नेक फाइट में होंगे इन सारी एजेंसीज के साथ। लेकिन अगर वो नहीं जीतते तो ये एजेंसी जो उनके खिलाफ 98 डिफरेंट केसेस हैं तो फिर वो सारे केसेस खुल जाएंगे, उसके ऊपर वो सारा अमल होगा और वो मेक श्योर करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी ज़िंदगी वो केसेस लड़ते रहें। अब उनके पास चूँकि बहुत पैसा है तो उस वजह से वो अभी तक वो जेल में बाकायदा तौर पे जेल में नहीं गए, जो कि अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग अमेरिका में कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो बहुत कम चांसेस आप जेल में जाएं। तो उस हवाले से जो है वो उनकी बचत जो है वो मुमकिन है कि वो लड़ते रहेंगे और वो देन ही विल डिसॉल्व। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का उनके साथ नेक टू नेक होना और उसके बाद जो अमेरिकन जो खासतौर पे कॉकेशियन अमेरिकन है जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल हैं सारी सिविल सर्विस में, सारी जुडिशरी में और सारी पॉलिटिकल जो उनकी फोर्सेस हैं उसमें वो बहुत है, उनकी डोनाल्ड ट्रंप को उनको सपोर्ट है। तो जब आप देखें जब वो फिक्रे अदा करते हैं, आप बड़ा नोट कीजिएगा उनके फिक्रों को, वो जो फिक्रे अदा करते हैं वो रेड नेक टाइप के फिक्रे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, उसमें सेंटेंसेस का प्रॉब्लम होता है। उनकी जो वोकैबुलरी है वो टोटल रेड नेक वोकैबुलरी होती है जो एक्चुअली हिटिंग टू द कोर जो उनकी स्पोर्ट बेस है उसको वो कनेक्ट करते हैं अपनी बातों के साथ। तो उस हवाले से वो तो बड़े मुतमईन हैं, उनको लग रहा है कि वो स्विंग स्टेट में। अच्छा खुरम साहब, भाई साहब, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, आप बता दें अभी पूछ लूं या फिर आप पहले अपना सवाल? मैं जरा एक सवाल खुरम बिल्कुल ठीक है। साहब मुझे ये बताएं कि आप किस तरह देखते हैं जब अब लास्ट कमेंट्स या जो कैंपेन्स हुई उसके अंदर जो बात हुई, अब जब हम ये सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है प्रेसिडेंट बाइडेन के जलसों में है, लाइक डेमोक्रेट्स के जलसों में है,
फिर वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की वजह से जो टाइम एक्सटेंड हो रहा है उसके ऊपर वो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तो मैं आपको आखिरी कमेंट्स बता रहा हूँ, थ्रू आउट कैंपेन एक लंबी वो है। आप क्या देखते हैं, अगर वो इलेक्शन उनके हक में नहीं आता तो क्या वो एक रूटीन में जिस तरह अपनी शिकस्त को तस्लीम करके प्रेसिडेंट्स बैठ जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं, कैंडिडेट्स बैठ जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं प्रेसिडेंट को, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, या जो एग्रेशन उनका हमें उनकी अभी लास्ट 4 इयर्स में नज़र आया उस पैटर्न को फॉलो करके अपनी पॉलिटिक्स करेंगे? अच्छा, बिफोर दैट आदिल, अभी जिस तरह से आप बात करेंगे अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें बड़ी चेंजेस आई हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो मैं हार गया तो मैं अपनी जीत तस्लीम करूंगा। अपनी जीत तस्लीम करूंगा? ये अभी रिसेंटली उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद ये अपनी हार तस्लीम करूंगा, अपनी हार तस्लीम करूंगा और मैं बैठूंगा कि मैं अपनी, उन्होंने अभी जब वोट कास्ट किया है, डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस और सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो एक तो लिटिगेशन में आप चले जाएंगे ना। एक ट्विस्ट आया है उनके स्टेटमेंट में, वो अभी तक कहते आ रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आई विल एक्सेप्ट माय डिफीट। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो करेंगे, लेकिन मैं जरा खुर्रम साहब आप बताइएगा, आप किस तरह देखते हैं कि ये यहाँ पे इस वक्त वाशिंगटन की सूरत हाल है, व्हाइट हाउस को हमने इस तरह से पहले सील नहीं देखा, मुकम्मल तौर पर उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पे जो बाकायदा स्टेडियम बनता है सारे अतराफ में, तो उसको अभी तक मुकम्मल सील कर दिया गया है। उसके बाद जो कांग्रेस की बिल्डिंग है उसको भी मुकम्मल सील कर दिया गया, मतलब जितनी भी कनेक्टेड रोड्स हैं वो सारी ब्लॉक कर दी गई हैं, तो अब कोई बंदा व्हाइट हाउस की तरफ नहीं जा सकता। जी, इनफैक्ट बल्कि ये नहीं है, जो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये बता रहा है कि वाशिंगटन की सराउंडिंग में और जो व्हाइट हाउस की सराउंडिंग में या कैपिटल हिल या ये जो इंपॉर्टेंट इनकी प्लेसेस उसकी सराउंडिंग में लोग बहुत खौफजदा हैं। वो इसलिए कि उनको नहीं पता कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वो पहले भुगत चुके हैं जो वो तो, क्योंकि जी आने वाला हूँ कि ये जो अभी जो उन्होंने सील किया, इसकी भी जाहिर बात है, जो डेमोक्रेट यहाँ पे जो इदारे हैं काफ़ी मजबूत हैं, तो जब भी कोई आउट ऑफ द वे काम किया जाता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है, तो उसकी बाकायदा हेयरिंग होती है, यहाँ पे सेनेट हेयरिंग होती है कि ये क्यों काम हो रहा है, कांग्रेचुनल हेयरिंग होती है। तो जब इनको जब सील की बात की, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद किस तरह का रवैया रखेंगे, तो उस वजह से हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और हम ये सारी चीज़ों को सील कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना मीडिया है, अब अगर आप वो मीडिया को देखें, दे आर वेरी एक्साइटेड कि ये इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और सब कुछ अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है। ये जो है अलार्मिंग है, उसके ऊपर वो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो आज भी स्टेटमेंट दी सुबह, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि अर्ली वोटिंग ये उनके खिलाफ, वो उस अर्ली वोटिंग को जैसे उन्होंने कोविड के दौरान जो मेल इन बैलेटिंग हुई थी उसके अंदर उनको वो शिकस्त हुई, इसी तरह से उनका ये ख्याल है कि जो अर्ली वोटिंग है, जो 1/3 ऑफ द वोटिंग ऑलरेडी डन, विच इज़ द हिस्टोरिक इन द पूरी हिस्ट्री उठा के देख रही, इतनी ज़्यादा अर्ली वोटिंग नहीं हुई। ना तो यहाँ पे कुछ सर्दी पड़ रही है, ना कोई तूफान आया, ना कोई कोविड है, तो इतनी बड़ी जो मैस अर्ली वोटिंग है, इसकी वजह क्या है? तो उस हवाले से उनको काफ़ी तशवीश है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो बयानात वो दे रहे हैं अर्ली वोटिंग को लेके, उसको उस टूल को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो अगर वो शिकस्त होती है तो उसको नहीं तस्लीम करेंगे। अगर वो क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं ना, उन्होंने ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट कर दिए हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है कि इलेक्शन प्रोसेस के बीच में और इलेक्शन से पहले जो है वो अपने वोटर को ये यकीन दिला दिया है कि मैं जीत रहा हूँ और मेरी जीत में ये फैक्टर्स, अगर मैं नहीं जीतता तो ये फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और अगर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और अमेरिकन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज उनकी हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ। तो और फिर कंपटीशन बड़ा टफ है। तो इस वक्त हमें बताया जा रहा है हमारे साथ एक अब्बासी साहब, अशरफ साहब मौजूद हैं। पहले मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, फिर ट्रांसमिशन का टाइम, एक थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि यू बीन पार्ट ऑफ डेलीगेशन विजिट्स टू द कैपिटल हिल या वाशिंगटन DC साबिक वज़ीर आज़म के साथ, और रिसेंट वन बीइंग इन 2019, जहाँ जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे पाकिस्तानी मीडिया के काफ़ी तारीफ़ी कलमात भी कहे थे। अब क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ट्रंप साहब के बारे में बात करें, तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को कैसा पाया? जो है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ब्लंट, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही जो है वो आप ये कह लें कि खुले डुल्ले किस्म के इंसान थे। बिकॉज मैं प्रैक्टिकली मुझे उन्हें देखने का मौका मिला, और मैं 2-3 दफ़ा मुझे वाइट हाउस, कैपिटल हिल और इन जगहों पे जाने का मौका मिला। सो जब प्रेसिडेंट ओबामा थे उस वक्त वॉर ऑन टेरर बहुत पीक पे था, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे 2013 में, जब उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट था ज़्यादा
अमेरिकन का वो ये था कि वॉर ऑन टेरर में उनको एक क्लियर कट सपोर्ट चाहिए थी और उस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि इस मसले से वो इनको निकालें। फिर 2019 में जो आपने जिक्र किया, मियाँ साहब थे, खान साहब थे, तो इस दौर में भी अब विड्रॉल वाला मामला बहुत स्ट्रांग हो गया था और अमेरिकन को ज़ाहिर अफगानिस्तान से विड्रॉल के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपने क्लोज रखना था, जो हमने देखा उस वक्त भी। और जब कैपिटल हिल गए तो बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था वहाँ पर, जो है वो हमारी जो डेलीगेशंस के साथ, सेनेटर्स के साथ मुलाकात हुई वहाँ पर, वो बहुत वेलकमिंग थे। लेकिन उसके बाद अचानक आपने देखा कि 2019 के बाद 2020 से फिर उसके बाद ये कश्मीर वाले मैटर के ऊपर जो है 2019 में ही, और फिर जो सिचुएशन बनी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क हुआ। हालांकि उस वक्त इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर करीब आ रहे हैं। उससे पहले 2013 में भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस थी इस रीजन में, बड़ी सिग्निफिकेंस थी। अब इंटरेस्टिंगली ये ऐसा इलेक्शन है जिसके बारे में सब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि कोई भी जीते तो पाकिस्तान के हालात पे कोई बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होने वाला। साउथ एशिया के लिए, ईस्ट एशिया के लिए उनकी पॉलिसीज़ होंगी, यकीनन वो चाइना उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पास्ट जैसी नहीं होगी जैसी थी। और लकीली जब मैं इन जगहों पर गया हूं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन अ वे रहा कि आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है कि सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं, किस तरीके से कॉक्स काम करते हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी डायस्पोरा कोशिश करता है पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए और कन्विंस करता है। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और काफ़ी एक्सक्लूसिव वहाँ पर जो है वो लोगों से मुलाकात हुई जो अमेरिकन गवर्नमेंट के भी। तो मेरे साथ इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को से सबात अशरफ साहब हैं हमारे साथ। सबात साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब जी वालेकुम अस्सलाम। सबात साहब ज़रा ये बताइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं ये वोटिंग ट्रेंड्स, टर्न आउट, क्या माहौल, और आपकी इस ओवरऑल इलेक्शन पर क्या राय बन रही है? देखिए, इलेक्शन पे राय तो वही है कि ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि करीब का मुकाबला है। अब ये किस तरफ जाता है वो इन्हीं चीज़ों पे, टर्न आउट, और टर्न आउट कौन बेसिकली अब ये डिसाइड हो गया ना कि इलेक्शंस में कहीं भी हो, सबसे अहम चीज ये होती है कि किस साइड के वोटर ज्यादा उस वक्त जज्बाती हैं, कितने इंगेज हैं, और उसके बुनियाद पर डिसीजन होता है। खास तौर पे जब इस वक्त जैसे अमेरिका में है कि इतना करीब है इलेक्शन कि जिस साइड ने भी अपने वोटर ज्यादा निकाले वो जीतेगा। और उसमें फिर अलग से जो बार बार बात हो रही है कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं हमारी, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना वगैरह। सवाल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया। जिस तरह पाकिस्तान में भी वोटर्स को निकालना होता है इलेक्शन डे, पोलिंग डे वाले दिन, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो कि लोग पार्टीज गाड़ियां भेजती हैं, बंदे भेजती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है। सो जरा अमेरिका में हमें बताइएगा कि ये वोटर को निकालने के लिए जो है उन्हें कौन से हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज ये कि क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो हम तो देख रहे हैं कि जो ट्विटर इलॉन मस्क के हाथ में है वो राइट हैंड बने हुए अमेरिकन फ्यूचर के डोनाल्ड ट्रम्प का कह लेता हूं, चले, और जो लेफ्ट पे उनके जेफ बेजोस, अमेज़न। सो क्या ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये वोटर को निकालने में ज्यादा हेल्प कर रहा है सारे प्रोसेस में? ये देखिए, इसमें एक नहीं 2 फैक्टर ना। एक तो ये है कि वो खुद कितना मतलब एक तो मुनज़्ज़म है और कितना लोगों को धक्का दे रहे हैं। और मुनज़्ज़म होने के मामले में कहा जाता था कि डेमोक्रेट ज्यादा ऑर्गेनाइज है, लेकिन पिछले 1-2 साइकिल से डेमोक्रेट रिपब्लिकन ने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन दूसरी जो मैं बात कह रहा था ना, वो जज्बे की है कि किस साइड के वोटर ज्यादा इस वक्त इस बात को अहम समझते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक साइड पे खवातीन का अबॉर्शन के इशू पे बहुत सीरियस इस वक्त एक एंगेजमेंट है, तो खवातीन निकलेंगी, उनको कोई कहे या ना कहे वो निकलेंगी, वोट करेंगी। किस तरफ जाता है मामला वो अपनी जगह पे। मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि जो गजा फिलिस्तीन गजा का मामला है, इस पे हमारी कम्युनिटी ने, मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। अगर मुनज़्ज़म तरीके से सब डिसाइड करते ना कि हम एक तरफ वोट देंगे, तो उसका एक असर होता है, उसकी एक मैसेज जाती। इस वक्त ये है कि हमारी कम्युनिटी में एकदम सब कुछ बटा हुआ है। आपने देखा एक ग्रुप
ने ट्रम्प को इंडोर्स किया हुआ एक कुछ बड़े प्रोमिनेंट लोग, वजाहत अली साहब, मेहदी हसन साहब खड़े आके होके कह रहे हैं कि नहीं, कमला के लिए वोट करो क्योंकि ट्रम्प रेसिस्ट है, ये है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये है कि नहीं, हम दोनों को नहीं करेंगे। और उसमें भी फिर फूट है कि यार अब जाया कर दो, नहीं वोट करो, तो जज्बा नहीं है लोगों का। डेमोक्रेटिक साइड से मिल गया जी। सबात साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि लोग वोट नहीं करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को और समझते हैं कि वो एक तरीके से फंस गए हैं कि या तो वो कमाला को ट्रम्प करें या वोट करें या ट्रम्प को। अब इसका एक ये भी पहलू है कि कमाला की पूरी कैंपेन वाज बेस्ड ऑन कि मैं ट्रम्प नहीं हूँ, तो इसीलिए आप मुझे वोट करें। और ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था उनकी कैंपेन का, स्पेशली क्योंकि रो वी वेड की वजह से जिन औरतों को वो निकालना चाहती हैं कि वो सड़कों पे आके वोट करें, उनके लिए सबसे बड़ा बोगी मैन ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प ने रो वी वेड ओवरटर्न कर दिया। अब गिवन दिस सिचुएशन ये हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 पार्टीज़, लेकिन पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसीज़ भी इस सेम प्रॉब्लम के थ्रू गुजरी हैं कि 2 पार्टीज़ के बिटवीन हम जो है वो कैच एंड थ्रो कर रहे हैं। बट इवेंचुअली पीपल डिड डिसाइड कि अब अगर हमें तीसरी पार्टी को वोट करना है तो फिर उन्होंने किया, लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट किया। इनफैक्ट अब अगर जो उन्हें अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ा है उसके लिए भी लोग निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसी वीक डेमोक्रेसी में अगर लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इन 2 पार्टी से हट के हमें एक तीसरी पार्टी की तरफ जाना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जिल स्टाइन का काफ़ी सपोर्ट है, स्पेशली सारे स्विंग स्टेट्स में वो बैलेट पर हैं एक्सेप्ट नवाडा। तो डोंट यू थिंक कि अगर ये इस किस्म की एक मुनज़्ज़म कैंपेन होती कि जिल स्टाइन की तरफ जो है लोगों को राग़िब किया जाता, तो क्या ये मुसलमानों के लिए और इवेंचुअली अमेरिका के लिए बेहतर नहीं था? जी यार देखें, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, मैं जब सिटीजन बना तो मैंने तहैया किया हुआ था उस वक्त, ये सबसे पहले सालों पहले की बात, कि मैं खासतौर पे कैलिफोर्निया में रहता हूँ। कैलिफोर्निया का आपको पता है प्रेसिडेंशियल में वो तो डेमोक्रेटिक ही जाना है, और यहाँ पे वही होता है ना कि पूरी स्टेट, उस स्टेट के जो मेजोरिटी लेता है वो सारे स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उसको मिलते हैं। तो हमेशा ये सोचते थे कि डेमोक्रेट्स को देने की जरूरत क्या है, ये तो वैसे ही जीत रहे हैं। तो मैं तो हमेशा से ग्रीन पार्टी को ही देता आया यार, एक थर्ड पार्टी का अल्टरनेटिव बनना चाहिए, वो जैसे भी है जो भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबको आजमाना चाहिए, आजमाने की भी बात नहीं है, आजमाने की भी बात ये बात यह है कि यार एक तीसरा अल्टरनेटिव तो हो ना, बस सब पे असर पड़ता है, सब एक दूसरे की। लेकिन ये पार्टीज अभी वहां नहीं है कि इनकी कोई सीरियस कोई चांस हो कुछ जीतने का। इस वक्त टारगेट 2 थे ना, एक तो जाहिर है 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज ऑलरेडी हैं, तीसरी अगर इंटरवीन कर रही है तो किसी एक पार्टी का गेम जरूर बिगाड़ सकती है। मैं कह ही रहा हूँ कि तीसरी पार्टी को वोट देने की भी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आप पहले 2 से नाराज हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तीसरा भी ला सकते हैं। सही, तो सवाल साहब साथ ही रहिएगा। जाहिर शाह शिराजी साहब की तरफ हमें चूंकि थोड़ी देर बाद हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। जाहिर शाह साहब, ये अब जो तीसरी पार्टी का रोल जिस पर हमने पहले भी जरा बात की थी, ये इसका डेंट कितना मुतासर कुन हो सकता है, यानी रिपब्लिकन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरा ख्याल है डेंट तो करेगा। शी कैन एक्ट एज अ पार्टी डिस्ट्रॉयर जिल स्टाइन। ठीक है जी जाहिर साहब। तो ओवरऑल जो डिस्कशन मैं सुन रहा हूँ, देखिए बाकी तमाम फैक्टर्स के साथ साथ आप देखें ग्रीन पार्टी की जो कैंडिडेट है, पिछली दफा हेलरी को अगर नुकसान पहुंचा तो उनको जो वोट पड़ा उन्हीं की वजह से पड़ा, वो बात डिसकंटिन्यू होगी। इस दफा भी जो हम बार बार कर रहे हैं बात है, जो स्विंग स्टेट्स के अंदर अगर कोई फर्क पड़ेगा और ग्रीन पार्टी को जो वोट पड़ता है उससे ऑब्वियसली कामिला हारिस जो है वो ज्यादा इफेक्ट होगी। ये एक मतलब जनरल तासुर है जो कि हम सुन रहे हैं मीडिया के अंदर भी, जो आम लोगों से हमारी बात हो रही है, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है। शायद एक ये फैक्टर होगा कि जो गुस्सा है वो अगर वही जो आपका गजा के इशू के ऊपर, क्योंकि जो ग्रीन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे ख्याल में उनका स्टांस जो है बड़ा बिल्कुल ओपन है इसराइल के खिलाफ, कि एक जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, लॉबी जो है वो इस लिहाज से। ठीक है, चलें जाहिर साहब इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमेरिका से भी हमें मुख्तलिफ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।